जीके औरा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। ये वो हिस्सा है जो हम सब की जिंदगी से सीधे जुड़ा है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। जी हाँ, ये वो अधिकार हैं जो भारत का संविधान हर नागरिक को देता है और जिनकी सुरक्षा की गारंटी भी संविधान ही देता है। और देखिए, ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी है। इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, तो आज की चर्चा को जरा ध्यान से सुनिएगा। कोशिश रहेगी कि इसे मजेदार तरीके से समझे, रटना न पड़े। बिल्कुल। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी ही जानकारी भरी परीक्षा के लिए उपयोगी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो जीके औरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं क्या भला? सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। हाँ, शब्द भारी लगता है, पर देखिए, ये हमारे लिए लोकतंत्र की नींव हैं। ये कानूनी तौर पर लागू होने वाले अधिकार हैं। इन्हें संविधान के पार्ट 3 में जगह दी गई है, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। अच्छा, पार्ट 3 में? जी, और इनकी प्रेरणा ली गई है यूएसए के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से। अच्छा, बिल ऑफ राइट्स से। जी, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा और संविधान की आत्मा मतलब कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी कहते हैं। ठीक वो है। ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, देखिए, मैग्ना कार्टा इसलिए क्योंकि ये अधिकारों का एक बहुत विस्तृत मतलब एक गारंटी वाला घोषणा पत्र है, और आत्मा इसलिए है क्योंकि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आधार बनाते हैं। ये पक्का करते हैं कि नागरिकों को बुनियादी आज़ादी मिले, राज्य मनमानी ना कर सके, हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। मतलब ये वो गारंटी है जिस पर हमारा लोकतंत्र, हमारी आज़ादी टिकी है। समझ गई। तो ये गारंटीज है, लेकिन क्या ये गारंटीज एकदम मतलब पत्थर की लकीर है? इन पर कोई सीमा नहीं लग सकती कभी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। राज्य यानी सरकार देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर दूसरे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जैसे कारणों से इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अच्छा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। हाँ, और ये स्थायी या सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है। संसद संविधान में संशोधन करके इनमें बदलाव कर सकती है। हालांकि केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। जी। और इमरजेंसी के दौरान भी कुछ फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर्टेल्ड किए जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो अधिकार कभी निलंबित नहीं होते। ये बहुत जरूरी बात है। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में भी रहते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, जैसा आपने कहा, ये जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल, इसका क्या मतलब हुआ? जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे अदालत जा सकता है, हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट भी। वाह। और अदालतें इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए आदेश जारी कर सकती हैं। यही बात इन्हें इतनी खास बनाती है। सही कहा। अच्छा, जब संविधान बना था तब भी इतने ही अधिकार थे जितने आज हैं, या कुछ बदलाव हुआ? नहीं, एक बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए, जब संविधान बना था तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7 थे? हाँ, उनमें से एक था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, हटा दिया गया। तो अब वो क्या है? अब वो सिर्फ एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आर्टिकल 300A के तहत संविधान के पार्ट 12 में आता है। पार्ट 12 में आर्टिकल 300A, ठीक है। तो अब कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, तो अब 6 हैं। कौन कौन से हैं ये अधिकार? जरा एक बार लिस्ट बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये 6 अधिकार हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये है आर्टिकल्स 14 से 18 तक। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल्स 23 और 24। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। और छठा, सबसे खास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है आर्टिकल 32। ये तो हो गई लिस्ट, लेकिन आपने कहा था कि ये अधिकार पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। लिस्ट तो 14 से शुरू हुई, तो फिर आर्टिकल 12 और 13 क्या करते हैं?
ये भी जरूरी होंगे। हाँ हाँ, बहुत जरूरी। ये दोनों आर्टिकल्स इन अधिकारों की नींव रखते हैं एक तरह से। देखिए, आर्टिकल 12 स्टेट यानी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। स्टेट। हाँ, स्टेट के ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट के खिलाफ मिलते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि स्टेट में कौन कौन शामिल है। इसमें भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, नगरपालिका, पंचायत जैसी सभी लोकल अथॉरिटीज। अच्छा। और तो और LIC, ONGC जैसी सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। अच्छा, मतलब सरकार के लगभग हर स्तर और कई सरकारी संस्थाओं के खिलाफ ये अधिकार मिलते हैं। और आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 तो बहुत ही शक्तिशाली है। ये एक तरह से न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद में बनाया गया हो, अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराता है या उन्हें कम करता है, तो वो उस हद तक शून्य, मतलब नल एंड वॉइड माना जाएगा। नल एंड वॉइड। जी, इसमें सामान्य कानून तो हैं ही, साथ में राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऑर्डिनेंस, सरकारी आदेश, नियम, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन सब शामिल हैं। ये पक्का करता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकता। कमाल है, मतलब संविधान ही सबसे ऊपर है। चलिए, अब पहले मूल अधिकार पर आते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 से 18। आर्टिकल 14 में क्या खास है? आर्टिकल 14 समानता की दो अलग अलग बातें करता है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का विचार यूके से लिया गया है। इसका मोटा मोटा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं। ये समझ लो एक तरह का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई विशेष अधिकार नहीं किसी को। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज USA से लिया गया पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अच्छा। मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अगर परिस्थितियां अलग हैं तो कानून अलग व्यवहार कर सकता है। इसे ही रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बराबरी का मतलब हमेशा एक जैसा बर्ताव नहीं होता। जरूरत के हिसाब से अलग बर्ताव करना भी समानता का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल, यही इसका निचोड़ है। जैसे टैक्स लगाते समय अमीर और गरीब पर अलग अलग दरें लगाना, वो इसी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के तहत आता है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्यवाहियों से छूट मिलती है। हाँ, सुना है। MPs और MLAs को संसद या विधानसभा में कई बातों के लिए कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। समझ गई। अब आर्टिकल 15, ये किस तरह के भेदभाव को रोकता है? आर्टिकल 15 राज्य को रोकता है कि वो किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ 5 आधारों पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन न करें। 5 आधार कौन से? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही इन्हीं आधारों पर किसी नागरिक को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल से भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन क्या यहाँ भी कोई अपवाद है? जैसे आपने कहा था रीजनेबल क्लासिफिकेशन या महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष सीटें? हाँ, बिल्कुल हैं। आर्टिकल 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत देता है, जैसे मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच। इसी तरह आर्टिकल 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और साथ ही शेड्यूल कास्ट्स SC और शेड्यूल ट्राइब्स ST के उत्थान के लिए विशेष कदम उठाने की शक्ति देता है, जैसे शिक्षण संस्थानों में सीटें आरक्षित करना। अच्छा, समानता की बात सरकारी नौकरियों में भी आती होगी। आर्टिकल 16 इसी से जुड़ा है क्या? एकदम सही पकड़ा। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ नौकरी देने में सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, डिसेंट, जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ या निवास, रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पर यहाँ रिजर्वेशन का प्रावधान भी तो है, वो कैसे फिट होता है? हाँ, यहीं पर आर्टिकल 16(4) आता है। ये राज्य को इजाजत देता है कि वो पिछड़े वर्गों, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है।
रिजर्वेशन का मुद्दा तो काफी जटिल और चर्चित रहा है। क्या आप संक्षेप में मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस के बारे में बता सकते हैं? हाँ जरूर। देखिए 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, जिसे मंडल कमीशन कहते हैं। इसने अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। इसे 1990 में वीपी सिंह सरकार ने लागू किया। इसके बाद काफी विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केस 1992, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को तो वैध माना, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण शर्तें लगा दी। पहली कि कुल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक कैप लगा दिया, 50% की सीमा। हाँ। और दूसरा कि ओबीसीज में जो क्रीमी लेयर है, यानी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न तबका है, उसे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, क्रीमी लेयर को बाहर रखा। जी, और यहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल का भी जिक्र आता है, क्योंकि इसी के जरिए यह मामला कोर्ट तक पहुंचा था। पीआईएल आम लोगों को जनहित के मुद्दे उठाने का एक बहुत ताकतवर जरिया देता है। ये कंसेप्ट यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब जल्दी से आर्टिकल 17 और 18 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है। इसका किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध है, और ये अधिकार सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी मिलता है। अच्छा, ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी है। हाँ। और आर्टिकल 18 उपाधियों, टाइटल्स हाँ। का अंत करता है। टाइटल्स मतलब? जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, बिल्कुल। राज्य अब सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मानों के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे महाराजा, राय बहादुर, सर, इस तरह की उपाधियां खत्म कर दी गईं ताकि समाज में बराबरी का भाव रहे। सही। समानता के बाद अब आते हैं स्वतंत्रता पर। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22। हाँ। आर्टिकल 19 तो बहुत सारी आजादियां देता है ना? हाँ, आर्टिकल 19(1) नागरिकों को 6 तरह की बुनियादी स्वतंत्रताएं देता है। इन्हें याद रखने के लिए एक आसान तरीका है SAMRO। SAMRO? हाँ। ये क्या है? ये एक्रोनिम है। S स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे तो लोकतंत्र का हॉलमार्क कहा जाता है। A असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। A एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संगठन या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसमें है। हाँ, ये 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। M मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। R रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। और O ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसमें पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था ना? हाँ बिल्कुल, पहले इसमें 19(1)(f) में राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जिसे 44th अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया गया, जैसा हमने पहले बात की। ठीक है, लेकिन क्या ये आजादियां भी मतलब बिना किसी रोक टोक के हैं, एब्सोल्यूट हैं? नहीं, जैसा हमने पहले कहा, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) तक राज्य को इन स्वतंत्रताओं पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की शक्ति देते हैं। किस आधार पर रोक लग सकती है? ये प्रतिबंध देश की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार या सदाचार, डिसेंसी और मोरालिटी, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, डेफेमेशन या किसी अपराध के लिए उकसाना, इन आधारों पर लगाए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस आर्टिकल 19(1)(a) यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दायरा बढ़ाया भी है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, और अब हाल ही में राइट टू इंटरनेट को भी इसी के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। राइट टू इंटरनेट भी अनुराधा भासिन केस में शायद? जी हाँ, बिल्कुल। अनुराधा भासिन केस 2020 और उससे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन को राजनारायण केस 1975 में महत्वपूर्ण माना गया था। अच्छा, अब आर्टिकल 20 ये अपराधों के मामले में क्या सुरक्षा देता है? आर्टिकल 20 किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, मनमानी और अत्यधिक सजा से बचाता है जब उस पर कोई अपराध करने का आरोप हो। इसमें 3 तरह की सुरक्षाएं हैं। 3? कौन से? पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी जिस समय अपराध किया गया उस समय जो कानून लागू था उसी के तहत सजा मिलेगी। बाद में बने किसी सख्त कानून से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, नो डबल जेपडी, यानी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
अच्छा, मतलब खुद के खिलाफ गवाह बनने पर मजबूरी नहीं। पर क्या इसमें वो खून का नमूना या फिंगरप्रिंट देना शामिल है? नहीं, कोर्ट ने यह साफ किया है कि खून का नमूना देना, अंगूठे का निशान देना या आवाज का नमूना देना सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आता। समझ गए। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार, ये तो बहुत ही व्यापक लगता है। बिल्कुल, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स में से एक है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलता है। हाँ, ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। और जैसा हमने पहले कहा था, ये आर्टिकल 20 के साथ इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं होता। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या इसमें समय के साथ कोई बदलाव आया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहीं पर एक बड़ा न्यायिक बदलाव आया है। ये फ्रेज जापानीज संविधान से लिया गया है। शुरू में ए.के. गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत संकीर्ण मतलब लिटरल अर्थ लिया था। क्या मतलब? मतलब ये कि बस कानून में कोई प्रक्रिया लिखी होनी चाहिए और उसका पालन हो जाए तो जीवन या स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। प्रक्रिया उचित है या नहीं, ये देखना कोर्ट का काम नहीं था। ओह, ये तो खतरनाक हो सकता था। हाँ, लेकिन फिर आया मेनका गांधी केस 1978। ये एक लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कानून में प्रक्रिया लिखी हो, बल्कि वो प्रक्रिया फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित भी होनी चाहिए। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। जी, यहीं पर अमेरिकन संविधान के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत, भले ही वो शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखा है, प्रभावी रूप से भारत में लागू हो गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, इसका मतलब है कि कानून की प्रक्रिया के साथ साथ कानून का उद्देश्य भी उचित होना चाहिए। इस फैसले के बाद आर्टिकल 21 का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? क्या क्या आता है अब इसमें? अब इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, त्वरित न्याय का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी और सबसे महत्वपूर्ण राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी, हाँ। के.एस. पुट्टास्वामी केस। बिल्कुल सही। के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। कमाल, आर्टिकल 21 तो वाकई बहुत व्यापक है। अच्छा, इसमें आर्टिकल 21A भी जुड़ा है ना? हाँ, वो बाद में जोड़ा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाता है। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, ये भी कितना जरूरी है। और आर्टिकल 22? ये गिरफ्तारी और नजरबंदी से कैसे बचाता है? आर्टिकल 22 दो तरह की स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। पहला, सामान्य दंड विधि ऑर्डिनरी पीनल लॉ के तहत गिरफ्तार होने पर। जैसे पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है। हाँ, उस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव करवाने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर यात्रा का समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, और अगर मजिस्ट्रेट और हिरासत की अनुमति ना दे तो 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार। ये तो सामान्य गिरफ्तारी हुई। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक नजरबंदी। ये सजा देने के लिए नहीं होती, जिसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, बल्कि भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए होती है। मतलब शक के आधार पर किसी को नजरबंद करना। अच्छा, शक के आधार पर। इसमें क्या सुरक्षा है? इसमें भी कुछ सुरक्षाएं हैं, हालांकि वो सामान्य गिरफ्तारी जितनी नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में सामान्यतः 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश जरूरी होती है, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। नजरबंद व्यक्ति को नजरबंदी का कारण जानने का अधिकार होता है, जब तक कि जनहित में बताना खतरनाक न हो, और उसे अपना पक्ष रखने का मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगले अधिकारों पर आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23-24 और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25-28। इन्हें जरा संक्षेप में समझाएंगे? जरूर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल रूप से मानवीय गरिमा और कमजोर वर्गों की रक्षा करता है।
आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त शामिल है, बेगार यानी बिना पैसे के जबरन काम करवाना और इसी तरह के अन्य फोर्स लेबर पर रोक लगाता है। फोर्स्ड लेबर पर रोक। हाँ, हालांकि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे सेना में भर्ती, लेकिन ऐसा करते हुए धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 24 खतरनाक व्यवसायों में चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम पर रोक लगाता है। ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। और धर्म की स्वतंत्रता वाला अधिकार? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25-28 भारत के धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर चरित्र को दर्शाता है। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को, नागरिक हो या गैर नागरिक, अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रोफेस, आचरण करने, प्रैक्टिस और प्रचार करने, प्रोपगेट की स्वतंत्रता देता है। प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने की भी? हाँ, लेकिन ये स्वतंत्रताएं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है। आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदायों यानी रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन यानी कि मैनेज रिलीजियस अफेयर्स करने की स्वतंत्रता देता है, जैसे धार्मिक संस्थान बनाना, चलाना, संपत्ति रखना आदि। ये एक तरह से कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जाएगा, फी ली जा सकती है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये रोक सिर्फ टैक्स पर है, शुल्क पर नहीं। राज्य किसी धार्मिक गतिविधि के लिए शुल्क ले सकता है। और आर्टिकल 28 सरकारी पैसे से पूरी तरह चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। अच्छा, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं? जी, हालांकि जो संस्थान राज्य से सहायता लेते हैं या मान्यता प्राप्त हैं, उनमें कुछ शर्तों के साथ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर किसी को उसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर, आर्टिकल्स 29 और 30। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के लिए हैं। हाँ, मुख्य रूप से ये अधिकार भारत की विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। देखिए, आर्टिकल 29 थोड़ा व्यापक है। ये कहता है कि भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति, कल्चर है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। किसी भी वर्ग को, मतलब ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। और टेक्निकली नहीं, ये मेजॉरिटी पर भी लागू हो सकता है, अगर उनकी कोई विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो। इसी का दूसरा भाग कहता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे या सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 30, जबकि आर्टिकल 30 खास तौर पर माइनॉरिटीज को, चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने और उनका प्रशासन एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। राज्य आर्थिक सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि संस्थान माइनॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि माइनॉरिटी शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित किया गया है? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। संविधान माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन इसे कहीं परिभाषित नहीं करता। ये आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर संख्या के आधार पर तय होता है। समझ गई? और अब आते हैं उस अधिकार पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने इसे हृदय और आत्मा इसलिए कहा क्योंकि ये वो चाबी है जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स के ताले खोलती है। सोचिए, अगर अधिकार दे दिए जाएं लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो, तो वो अधिकार तो बस कागज पर रह जाएंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 32 हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत, उस पर आएंगे। लेकिन आर्टिकल 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए खास तरह के आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। अच्छा, ये रिट्स, इनके नाम बड़े अजीब से लगते हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये क्या होती हैं? हाँ, नाम लैटिन भाषा से हैं, पर इनका काम बहुत सीधा और शक्तिशाली है।
ये 5 मुख्य रिट्स हैं। पहला, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्रस्तुत करो, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये अवैध हिरासत या नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हथियार है। कोर्ट ये आदेश जारी करके हिरासत में रखने वाले अधिकारी से कहता है कि बंदी को कोर्ट के सामने पेश करो, ताकि कोर्ट ये जांच सके कि हिरासत कानूनी है या गैर कानूनी। एडीएम जबलपुर केस को हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा है मंडामस, परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ये कोर्ट द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक ऑफिशियल, निचली अदालत या सरकार को उसका वो कानूनी कर्तव्य करने का आदेश है जिसे करने में वो विफल रहा है या मना कर रहा है। अच्छा, कर्तव्य करने का आदेश। हाँ, लेकिन ये निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ या राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, और तब भी नहीं जब कर्तव्य अनिवार्य ना हो। तीसरा है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसका मतलब है मना करना, टू फोरबिड। ये एक उच्च न्यायालय यानी हायर कोर्ट द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को तब जारी किया जाता है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई काम कर रही हो। ये कार्यवाही के दौरान ही जारी किया जाता है, उसे रोकने के लिए। ठीक है। चौथा है सर्चोरारी उत्प्रेषण। हाँ। इसका मतलब है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है। ये या तो निचली अदालत से मामला अपने पास स्थानांतरित करने के लिए होता है, या फिर निचली अदालत के किसी फैसले को रद्द करने के लिए होता है अगर उसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो या कानून की कोई स्पष्ट गलती की हो। ये अक्सर फैसला होने के बाद जारी होता है। अच्छा, प्रोहिबिशन कार्यवाही के दौरान और सर्चोरारी बाद में। हाँ, मोटा मोटा यही फर्क है। हालांकि सर्चोरारी रोकथाम और इलाज दोनों के लिए हो सकता है। और पांचवा है क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा। इसका मतलब है किस अधिकार या वारंट से, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट। ये कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति से ये पूछने के लिए जारी किया जाता है कि वो किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस धारण कर रहा है जिसके वो योग्य नहीं है। ये पद के गलत इस्तेमाल को रोकता है। तो ये 5 रिट्स असल में नागरिक की ढाल हैं जो राज्य की शक्ति को सीमित करती हैं। आपने कहा हाई कोर्ट्स भी ये रिट्स जारी कर सकती हैं। आर्टिकल 226। जी हाँ, हाई कोर्ट्स को भी आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करने की शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन में क्या अंतर है? देखिए, 2-3 मुख्य अंतर हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों, अदर लीगल राइट्स के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। ओह, तो इस लिहाज से हाई कोर्ट का दायरा ज्यादा व्यापक हुआ, वाइडर हुआ। बिल्कुल, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा वाइडर है। दूसरा अंतर यह है कि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का अधिकार विवेकाधीन है, डिस्क्रिशनरी है। वो चाहे तो इनकार भी कर सकता है। तीसरा अंतर क्षेत्र का है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे भारत में लागू होता है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश सामान्यतः उसके राज्य क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। क्या संसद किसी और अदालत को भी ये शक्ति दे सकती है? हाँ, आर्टिकल 32 संसद को ये अधिकार देता है कि वो एससी और एचसी के अलावा किसी अन्य अदालत को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। ठीक है, इस भाग के आखिरी आर्टिकल्स 33, 34, 35 ये क्या है संक्षेप में? हाँ, जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज आदि के सदस्यों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सके या ख़त्म कर सकें। क्यों? ताकि उनमें अनुशासन बना रहे और वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें। ये 50th अमेंडमेंट 1984 से और स्पष्ट किया गया। आर्टिकल 34 उन स्थितियों से संबंधित है जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू हो। ये यूके से लिया गया कॉन्सेप्ट है। मार्शल लॉ के दौरान किए गए कामों के लिए संसद कानून बनाकर सुरक्षा दे सकती है, भले ही उनसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो। और आर्टिकल 35 कुछ खास फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को देता है।
राज्यों की विधानसभाओं को नहीं। ऐसा क्यों? ताकि इन महत्वपूर्ण मामलों में पूरे देश में एकरूपता बनी रहे, जैसे आर्टिकल 16(3) निवास की शर्त, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, आर्टिकल 23 मानव तस्करी और आर्टिकल 32, 33, 34 से जुड़े कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। समझ गए। एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आ रहा है, क्या ये सभी अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं या कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। सभी अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों, सिटीजन्स के लिए ही उपलब्ध हैं। कौन-कौन से हैं वो? ये हैं आर्टिकल्स 15 कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, 19 6 स्वतंत्रताएं, 29 भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षण का अधिकार और 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार। अच्छा, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए। हाँ, बाकी अधिकार जैसे आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, आर्टिकल्स 23, 24 शोषण के विरुद्ध, आर्टिकल्स 25 to 28 धार्मिक स्वतंत्रता। ये नागरिकों और विदेशियों, फ्रेंडली एलियंस यानी दुश्मन देश के नागरिकों को छोड़कर दोनों को मिलते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स की इस अहम दुनिया की गहराई में झांका। ये वाकई भारतीय संविधान की जान है। ये हमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धार्मिक आज़ादी और सबसे बढ़कर अपनी ही अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार देते हैं। हमने ये भी समझा कि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं और कैसे समय के साथ कोर्ट ने इनकी व्याख्या को विकसित किया है। बिल्कुल, और यहीं पर एक विचार करने लायक बात या एक प्रोवोकेटिव थॉट उभरता है। एक तरफ है व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ है समाज और राज्य के हित, जिनके आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इन दोनों के बीच ये जो संतुलन है वो कैसे साधा जाए? ये संतुलन कोई स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है ना। बिल्कुल। खासकर आज की तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और सामाजिक परिस्थितियों में, जैसे राइट टू प्राइवेसी या राइट टू इंटरनेट की जरूरत और व्याख्या पहले इतनी स्पष्ट नहीं थी। तो भविष्य में इन अधिकारों के मायने कैसे विकसित होंगे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच ये जो नाजुक संतुलन है, ये कैसे कायम रहेगा? ये एक लगातार चलने वाला संवाद है जिस पर हम सबको सोचते रहना चाहिए। बहुत खूब कहा आपने। ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है फंडामेंटल राइट्स पर यह चर्चा आप सबको पसंद आई होगी और आपके लिए, खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। ऐसी ही और जानकारी भरी दिलचस्प चर्चाओं के लिए जीके औरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।